हाँ तो बच्चों मैकेनिक्स पे एक और अच्छी प्रॉब्लम जिसमें आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं 4 आइडेंटिकल स्मूथ है, 3 को ग्राउंड पे रख दिया, चौथे को उसके ऊपर रख दिया, ठीक सिमेट्रिक तरीके से। आप खुद देखो, अगर सारी सरफेसेस स्मूथ है, डी को रखेंगे तो ए बी और सी जो है वो ऐसे निकल जाएंगे या नहीं, है ना। उनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ए बी और सी पे रस्सी बांध दी ऐसे, इन रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आएगी, वो निकालना है। प्रॉब्लम में नॉर्मल रिएक्शंस भी निकालनी है ना, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, एफबीडी बनानी पड़ेगी। अच्छा, जिस पर्टिकुलर प्लेन में एफबीडी बनाना है उस प्लेन में आप बना के और विजुलाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं एफबीडी बना रहा हूँ, इनमें से किसी एक बॉडी का ले लेता हूँ, ए को कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर अगर कैमरा रख के बनाए तो सभी दिखेंगे, है ना। ए बी और सी एक ही प्लेन में दिखेंगे, तो ए यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, ये देखो। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2r होगी, ये भी 2r, ये भी 2r, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो कि बोर्ड में बना नहीं सकता मैं, यहाँ पे ऐसे एक स्फेरिकल बॉडी रखी है, वो उसका सेंटर डी होगा, तो उसके सेंटर को ए बी और सी से ज्वाइन करवा दे, तो ऐसे करके 3 लाइनें और बन जाएगी। अच्छा, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसी शेप बन जाएगी जिसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, है ना। बट हमें फिलहाल ये समझ आ रहा है कि ये डिस्टेंस 2r है, डी पॉइंट यहाँ पे है, डी से जस्ट नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो कि इस प्लेन में जाके कट करे, तो इस ट्राइंगल के बिल्कुल सेंटर में आएगा। उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। वो सेंटरोइड ऑफ दिस ट्राइंगल होगा या नहीं, ऑब्वियसली इस प्लेन में ही होगा। ये वाली डिस्टेंस सेंटरोइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होती है हमें पता है, कितनी होती है। ए साइड हो तो a/√3 आती है, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ए ई डिस्टेंस 2r/√3 आ जाएगी या नहीं, ठीक। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक इस एफबीडी में तो हमें ये समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, तो अकेले ए को देखते इस केस में तो क्या दिखता, ऐसे टेंशन, ऐसे टेंशन रस्सी में। अच्छा, ये रस्सी जो है सरफेस स्मूथ है तो पूरे पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, टेंशन हर जगह सेम होगी। अगर मैं इसको आगे की ओर एक्सटेंड करूं, आप ये देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल ही आएगी, ये लाइन इसके पैरेलल ही आएगी, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। वैसे भी सिमेट्री से दिख रहा है, इनको आगे एक्सटेंड करने तो बेसिकली ये दोनों टेंशन एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल बना रही है या नहीं। ये पॉइंट ए था, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल बीच में से आपको ये लाइन मिल रही है, ठीक। तो ये एफबीडी हो गया इस प्लेन में ग्रेविटी अंदर की ओर है इसमें, ठीक है ना। ये मैंने ऊपर कैमरा रख के बनाया, ग्रेविटी इस पे नीचे की ओर लगी, इसका मतलब इसका एक इस प्लेन में और बना लेते हैं, वर्टिकल प्लेन में। लेकिन वर्टिकल प्लेन भी आपको थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ये देखो, नीचे की ओर mg आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल ग्राउंड जो लगा रहा है उसको नाम दे देते हैं n1, ठीक। और इधर d, यहाँ पे d है, d जो इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा ना उसको नाम दे देता हूँ n2, ठीक। आप देखेंगे कि ये a था तो b इस डायग्राम में बन ही नहीं सकता, b जो है वो प्लेन के बाहर यहाँ पे कहीं आएगा और c प्लेन के अंदर कहीं जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये d के जस्ट नीचे पॉइंट जो था, यहाँ पे d था ना, d के जस्ट नीचे पॉइंट कौन है, e, तो ये e पॉइंट बनेगा। एक्चुअली में मैंने कौन सा प्लेन बनाया है, यहाँ जो एफबीडी बनाया है वो बनाया है a, e और d से पास होने वाला प्लेन, ठीक। इस एंगल को थीटा नाम दे दो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। खैर मैं इन सबको है ना आप एक टूल की हेल्प से और क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये बनाया है एक इसी तरह का, आप देख सकते हो सेटअप। एक को ए बोल दो, जैसे इस येलो वाले को मैं ए नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी हो जाएगा, है ना। और ए बी और सी से मिलके ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला, ठीक। ये बिल्कुल बीच में सेंटरोइड हो जाएगा, ई पॉइंट, ई के जस्ट ऊपर इसका सेंटर डी आ जाएगा,
है ना। और E और D को ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई, A और E को ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई, ठीक। तो ये D और A वाली लाइन यहाँ पे बनेगी, दिख रहा है, ठीक। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं ये प्लेन देखो ऐसे काट के बनाता हूँ ना, ऐसे, तो A आ जाएगा, B और C नहीं आएंगे पिक्चर में, इस डायग्राम में B और C नहीं आएंगे, ये आएगा। हाँ, इसमें D ज़रूर आएगा, E आएगा और ये आ गया, ये आ गया। ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम बना था अपना ऐसे, तो इसमें ये ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो, इसमें क्या आ जाएगा, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, C वहाँ पे और D ये है। D इस डायग्राम में ऊपर दिखेगा, E सेंटर पे आ ही जाएगा, ठीक। तो ये कहानी है और ये वाला डायग्राम इसी को ही बनाया हुआ है हमने इस तरीके से। ये देखो, ये रस्सी जा रही है, वो रस्सी जा रही है A के लिए, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा कि ये डायग्राम क्या है। अब बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, AE 2r/√3 और AD सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी मैंने बताया था, A यहाँ पे था, D यहाँ पे था, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 2r ही थी। तो देखो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2r/√3 डिवाइडेड बाय 2r, साइन थीटा 1/√3 आ जाएगा, है ना। और इस इक्वेशन में, इस FBD से आप इक्वेशन बनाइए, क्या होगा, N2 का ये कंपोनेंट N1 ऊपर है, इक्वेशन क्या बनेगी, N1 इज इक्वल टू N2 कोस थीटा, N2 का ये कंपोनेंट प्लस mg, यही तो है इस पे फोर्स। टेंशन जो लग रही होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसे ऐसे जो भी, लेकिन वर्टिकल में यही बनेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप N2 इधर लेते हो तो इसमें टेंशन, इस डायग्राम में टेंशन दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो E पॉइंट है ना, यहाँ पे तो E पॉइंट है ना। अच्छा, इस डायग्राम में E कहाँ दिखेगा, अगर आप ऊपर से देख रहे हो ये A है, तो ये रस्सी बनाई, ये रस्सी बनाई, E पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये देखो। अगर आप, ये रस्सी है, ये रस्सी है, E पॉइंट कहाँ पे आएगा, बिल्कुल इस पॉइंट से अंदर की ओर, यहाँ पे, ठीक। तो E पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन का ये कंपोनेंट E की ओर, ये जो कंपोनेंट है ये E की ओर, ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके इस डायरेक्शन में रिजल्ट दे देंगे, यानी T का ये कंपोनेंट T cos 30, T cos 30, तो ये 2T cos 30 आएगा, A से E की तरफ, A से E की तरफ, है ना। N2 का ये कंपोनेंट इधर कर दो, तो ये बनेगा N2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2T cos 30। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक। तीसरी इक्वेशन है, हमें N1 निकालना था, क्योंकि वेरिएबल देखिए N1 है, N2 है और T है, तो एक और इक्वेशन बनानी। N1 निकालना काफ़ी आसान है। अब देखिए इस पूरे सिस्टम को एक साथ, पूरे सिस्टम में अगर आप चेक करें तो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, देखो ये जो तीनों नीचे वाले जो हैं, इसने नॉर्मल लगाया, इसने नॉर्मल लगाया, इसने नॉर्मल लगाया, ग्राउंड से तो इतने ही नॉर्मल लगेंगे। अगर इसका नॉर्मल N1 है तो इसका भी N1 आएगा, उसका भी N1 आएगा, तो नॉर्मल 3N1 ऊपर की ओर, नीचे की ओर टोटल वेट इनका 4 mg। तो आप बोल सकते हैं ना कि 3N1 इज इक्वल टू 4 mg, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, N1 इज इक्वल टू 4 mg/3, इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाएगा ये तो, ठीक। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 3। अब आप पुट कर दीजिए इसमें N1 की वैल्यू अगर मैं ये पुट करूँगा 4 mg/3 mg माइनस, तो N2 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा ही है, तो कोस थीटा √2/√3 इज इक्वल टू mg इधर ले आए, 4 mg/3 माइनस mg, तो mg/3, ठीक। N2 की वैल्यू आ जाएगी √3 बचेगा और ये √2 भी नीचे आ जाएगा, तो √6, ये N2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये बनेगा mg/√6 इंटू
साइन थीटा 1/√3 इज इक्वल टू 2t cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, तो आपके पास में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे आएगा, t की वैल्यू बच जाएगी 3√6 डिनोमिनेटर में और ऊपर mg 3√6। ठीक, तो ये आ रहा है। अल्टीमेटली आपको ये पूरा प्रॉब्लम जो है इसमें 3D विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो, उस पर हमेशा प्लेन सही चूज़ करो FBD बनाते टाइम। जैसे इस केस में अगर आप A और इधर B बना देते तो E नहीं दिखता, E नहीं दिखता तो D नहीं दिखता, तो वो नॉर्मल ऐसे टेढ़ा सा बोर्ड में बनाना मुश्किल हो जाता। बोर्ड में सिर्फ 2D डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक, उसमें से 3D बॉडी में से 2D डायग्राम्स को अलग अलग बना लो, भले ही 2 बनाने पड़े। ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम अगर दी है तो यही सोच समझ के दी है ना कि आप गिवन टाइम में प्रॉपर तरीके से कर पाओ। ठीक है।